साथियों वेलकम बैक। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास के श्रृंखला में और सैटरडे नाइट के अंतर्गत हम इसको देखेंगे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आवर। जो क्वेश्चन आवर का टाइमिंग है 9:30 PM में। तो सैटरडे के तौर पर शनिवार को जो मंडे टू सैटरडे करंट अफेयर कराया जाता है उसी का 10 कदम आपके लिए लेकर हम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 10 कदम को, जिसमें 11 सवाल इस सप्ताह को जो पढ़ाया गया था, इस सप्ताह में जो भी चीज आपको करंट अफेयर में बताई गई उसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण सवाल लेकर हम लोग उपस्थित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उसी के प्रारूप के तौर पर एक क्वेश्चन को यहां पर आपके लिए लाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 10 कदम। पहला क्वेश्चन है कि भारत अमेरिका 2+2 वार्ता दिल्ली में कितनी बार हुई है। तो हमने कहा था कि अभी हाल फिलहाल में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई। तो ध्यान रखना है कि नई दिल्ली में आयोजित हुई वो कितनी बार हुई अभी तक भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार। तो आंसर जो है ये ध्यान रखना है कि दिल्ली में ये अभी तक इस बार को मिलाकर के 2 बार हो गया। 2018 में हुआ था, इसके पहले 2019 में वाशिंगटन डीसी में हुआ दूसरी बार, और फिर तीसरी बार नई दिल्ली में हुआ। तो हमने कहा था कि 2+2 वार्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें भारत और अमेरिका के दो बड़े बड़े अधिकारी या मंत्री भाग लेते हैं, जिसमें एक विदेश मंत्री और एक रक्षा मंत्री भारत की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से बात करते हैं, ताकि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और अन्य मुद्दों पर एक बातचीत हो सके और दोनों देश सहयोग के साथ आगे बढ़ सके। तो 2018 में हुआ था पहली बार नई दिल्ली में, 2019 में वाशिंगटन डीसी में, और फिर इस बार 2020 में नई दिल्ली में हो रहा, मतलब नई दिल्ली में दूसरी बार हो रहा। तो ध्यान रखना है। आगे से दूसरा सवाल कि पीएमजीएसवाई को सफलतापूर्वक लागू करने वाला अव्वल जिला किस राज्य में है। तो पीएमजीएसवाई बहुत इंपॉर्टेंट योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जो आज भारत के हर गांव को कनेक्ट कर रहा है, हर गांव के सड़क को मुख्य सड़क से जोड़ा जा रहा है। उसी की योजना का नाम है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित होता है पूरे देश स्तर पर। तो कहा जा रहा है कि पीएमजीएसवाई को सफलतापूर्वक सबसे अच्छा से लागू करने वाला देश का अव्वल जिला, मतलब सबसे शीर्ष स्थान पर कौन जिला है और वो जिला किस राज्य में है। तो हमने कहा था कि इसी सप्ताह ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में 30 अव्वल जिले हैं जिसने पीएमजीएसवाई को लागू किया। उसमें से कौन जिला टॉप पर था, उसके लिए राज्य का नाम पूछ रहा है। तो महाराष्ट्र में था, हिमाचल प्रदेश में था, अरुणाचल प्रदेश था, बिहार में था। किस जिला ने सबसे अच्छा काम किया पीएमजीएसवाई के अंतर्गत। तो ध्यान रखना है कि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 30 जिला को सूची जारी किया गया था कि देश में 30 जिला ऐसे हैं जहां पर सबसे अच्छा काम हुआ, और उसमें एक जिला था मंडी, जो हमने बताया था। और मंडी जिला जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, ये बताया गया था आपको करंट अफेयर में। तो हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला सबसे ज्यादा सबसे अच्छा से पीएमजीएसवाई योजना को लागू किया पूरे देश स्तर पर। उसके बाद और भी 29 जिलों की सूची जारी की गई थी। तो ध्यान रखना है ये दूसरा सवाल। तीसरा कि किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव मुख में चौथी प्रकार की ग्रंथि की खोज किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि हमने कहा कि बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते थे अभी तक कि हमारे मुंह में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती है, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड। लेकिन अभी इसी सप्ताह में चौथे लार ग्रंथि का खोज हुआ है, और वो खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने किया ये पूछा जा रहा है। नीदरलैंड ने, पोलैंड के, या ऑस्ट्रेलिया के, या रूस के, कहां के वैज्ञानिक। तो एक ग्रंथि खोजी गई चौथी, नाम है ट्यूबरील ग्रंथि। और एक नई ग्रंथि का पता चला है अचानक से वैज्ञानिकों को, जब वैज्ञानिक कैंसर का पता लगा रहे थे उसी समय टेस्ट के दौरान एक ग्रंथि पर नजर पड़ी, और ग्रंथि का नाम रखा गया ट्यूबरील ग्रंथि। मतलब ये चौथी प्रकार की, 3 तो था ही, एक और टाइप आ गया। और एक खोजा किसने, नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने, पोलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, रूस के। तो हमने कहा था कि ये काम नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने किया। तो नीदरलैंड के कैंसर विशेषज्ञ जो थे वैज्ञानिक, उन्होंने पहली बार इस ग्रंथि के बारे में जानकारी दिया
कि ट्यूरिल ग्रंथि नामक 2 और ग्रंथि हमारे मुंह में। तो पहले 6 थी, अब 8 ग्रंथि हो गई, 2-2 की संख्या में 4 प्रकार के। आगे चलें तो चौथा कि कम कीमत की कोविड-19 परीक्षण उपकरण नाम है कोविरैप का विकास किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने किया। तो अभी पिछले सप्ताह कोविरैप का विकास किया गया, एक ऐसा तकनीक जो बहुत सस्ते दाम पर, बहुत कम कीमत पर कोविड-19 का टेस्ट करता है। तो ऐसा उपकरण जो कोविरैप बनाया गया वो किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने बनाया, किस आईआईटी ने बनाया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी मुंबई ने, आईआईटी खड़गपुर ने, आईआईटी मद्रास ने, किसने बनाया कोविरैप को, किसने विकसित किया। तो बताया गया था कि ये काम आईआईटी खड़गपुर ने किया। तो आईआईटी खड़गपुर के इंजीनियरों ने या वैज्ञानिक कह सकते हैं, उन्होंने एक नया किट बनाया है परीक्षण टेक्निक के तौर पर कोविड-19 के लिए, जिसका नाम है कोविरैप, और बहुत सस्ता है, 500 रुपये में ये टेस्ट किट काम करता है और इसके द्वारा बहुत शीघ्रता से टेस्ट का परिणाम भी मिल जाता है। तो ये ध्यान रखना है, कोविरैप पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। आगे चलें तो क्रेडिट स्विस द्वारा जारी ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2020 में भारतीय वयस्कों की संपत्ति में कितनी वृद्धि हुई। $220, $110, $140, $120। तो ये स्विट्जरलैंड की एक रेटिंग एजेंसी है क्रेडिट स्विस, और ये दुनिया भर के सभी लोगों के धन संपत्ति का ब्यौरा जारी करता है, डाटा। और ये 2020 में भी जारी किया ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट। ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया का, वेल्थ मतलब धन संपत्ति, और रिपोर्ट एक जारी किया गया 2020 का। और पता चला कि दुनिया में इस कोविड-19 काल में सभी देश के लोगों का संपत्ति घटा है। 2 देश ऐसे जिसकी संपत्ति में इजाफा दर्ज किया गया इसके द्वारा, इस रिपोर्ट के द्वारा, जिसमें एक चीन है और एक भारत है। तो चीन और भारत में तो पूछ रहा है कि भारतीय वयस्कों की जो संपत्ति में वृद्धि हुई वो कितनी वृद्धि हुई। तो यहां 4 ऑप्शन है, $220, $110, $140, $120। तो आंसर आपको बताया गया था कि मामूली सी वृद्धि हुई है, और प्रत्येक वयस्क लोगों की संपत्ति में लगभग $120 का इजाफा दर्ज किया गया है इस काल जो चल रहा है समय उसमें। और ये जारी किया है क्रेडिट स्विस के ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2020 में। तो ध्यान रखना है। आगे चलें तो छठा सवाल कि हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे का निर्माण किस राज्य में कराया गया है। तो रोपवे जानते होंगे, रस्सी पे लगा होता है, उसमें केबिन होते हैं, उसमें बैठ करके आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो इसको झूला समझना है। रोपवे होता है, जैसे राजगीर में रोपवे है, शांति स्तूप तक जाने के लिए, नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए रोपवे बना हुआ। तो ऐसे ऐसे रोपवे लगते हैं जहां भी डिफिकल्ट सिचुएशन होता है, वहां रोपवे से जाने की सुविधा होती है। और इस मामले में दुनिया का सबसे लंबा रोपवे का निर्माण किया गया, मंदिर रोपवे, मंदिर जाने के लिए रोपवे बनाया गया। और कह रहा है कि निर्माण जो कराया गया वो किस राज्य में कराया गया। अभी हाल फिलहाल में इसकी उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। ये रोपवे जिसकी लंबाई 2.3 किलोमीटर लंबा है, और इतनी लंबाई में आसानी से आप इतना दूरी तय कर सकते हैं इस रोपवे के द्वारा और मंदिर तक पहुंच सकते हैं। ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, बिहार या कर्नाटक। कहां बनाया गया है रोपवे। तो रोपवे दुनिया का सबसे रोपवे बड़ा है, सबसे लंबा, वो गुजरात में बनाया गया। और गुजरात में जगह है जूनागढ़, और जूनागढ़ में एक रोपवे बनाया गया जिसका नाम है गिरनार रोपवे। तो ये गिरनार रोपवे को याद रखना, ये दुनिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे है, जिसकी लंबाई 2.3 किलोमीटर है। कहा जाता है कि 1 घंटे में ये 800 लोगों को नीचे से ऊपर पहुंचा सकता है मंदिर तक। तो ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। दुनिया का सबसे बड़ा भारत के गुजरात राज्य में, जूनागढ़ के गिरनार में। तो ये ध्यान रखना। आगे चलें तो 7वां सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि जापान ने कब तक अपने देश में कार्बन उत्सर्जन को न्यूट्रल करने का लक्ष्य रखा है। कार्बन उत्सर्जन को न्यूट्रल मतलब खपत इतना करे कि उससे पर्यावरण को प्रभाव ना पड़े, ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट ना करे। तो इस रूप में ध्यान रखना है कि जापान ने एक लक्ष्य बना रखा है कि हम कार्बन उत्सर्जन को लगभग शून्य कर देंगे। कब तक? 2028 तक, 2032 तक, 2048 तक, 2050 तक। तो अभी घोषणा किया था 2 दिन पहले जापान ने कि हम अपने यहां कार्बन उत्सर्जन को न्यूट्रल कर देंगे, और इसके लिए हमको समय लगेगा लगभग अभी से 30 साल, और 2050 आते आते हम
पूरी तरह से कार्बन उत्सर्जन को न्यूट्रल कर देंगे। तो कार्बन उत्सर्जन होता क्या है? तो CO2 गैस होता है जो कोयला, पेट्रोल, डीजल ये सब जलाने से निकलता है, मतलब मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन से। तो जीवाश्म ईंधन सबसे बड़ा CO2 का उत्सर्जक है और ये जीवाश्म ईंधन के रूप में जापान अपने पूरे एनर्जी का 56% ऊर्जा अभी भी जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करता है, कोयला से, पेट्रोल से, डीजल से, केरोसिन से। तो इसको खत्म करना चाहता है जापान और पूरी तरह से सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा, इस सब पर काम करके 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को न्यूट्रल करना चाह रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जापान का, ये ध्यान रखना। आगे चले तो 8वां कह रहा है कि जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ के साथ राज्यारोहण का 73वां वर्षगांठ कब मनाया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट, जम्मू कश्मीर पहले एक अलग स्वतंत्र रियासत थी जो भारत में विलय किया गया और उस विलय का 73वां वर्षगांठ मनाया गया अभी इसी सप्ताह में। ऑप्शन है 27 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 20 अक्टूबर। कब मनाया गया ये 73वां वर्षगांठ? तो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी चर्चा में है। धारा 370 को लेकर, 35A को लेकर बहुत सारे मामले हैं जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर का कोई मुद्दा है तो उस पर ध्यान रखना। तो जम्मू कश्मीर आजादी के समय अलग रियासत था, ये स्वतंत्र रहना चाहता था, लेकिन आजादी जैसे ही मिली 15 अगस्त 1947 को, तो कश्मीर पर कबीलाई लोगों ने और पाकिस्तान की सेना ने हमला किया और परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय करने के लिए तैयार हो गए और हस्ताक्षर किया। और जो हस्ताक्षर किया गया था वो 26 अक्टूबर 1947 को इस दिन हस्ताक्षर हुआ और इसी दिन हस्ताक्षर होने के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। तो 26 अक्टूबर को हस्ताक्षर हुआ था, इसलिए वर्षगांठ भी 26 अक्टूबर को ही मनाया गया। तो 47 से जोड़ेंगे तो 73वां वर्षगांठ किस दिन? तो 26 अक्टूबर को। ये ध्यान रखना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बाकी ये सब के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। विश्व पोलियो दिवस, सांख्यिकी दिवस, ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस, ये चारों दिन इंपॉर्टेंट है। आप सप्ताह के दौरान चारों के बारे में बताया गया, 27, 26, 24, 20 सब बताया गया। तो यहां जो 26 अक्टूबर है ये 73वां वर्षगांठ मनाया गया था जम्मू कश्मीर के भारत में विलय होने के उपलक्ष्य में, जो 26 अक्टूबर 1947 को विलय प्रस्ताव पर साइन किया गया था। आगे चलें तो 9वां सवाल, पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने के मामले में प्रथम राज्य या अव्वल राज्य कौन है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना बहुत चर्चा में है अभी, कारण कि कोविड-19 काल में जितने भी ठेला वाले हैं, वेंडर वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं, उनकी रोजी रोटी छीन गई और इसके लिए प्रधानमंत्री ने एक योजना शुरू किया, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, कि कोई भी ऐसा वेंडर वाला, ठेला वाला, फुचका वाला लगाना चाहता है तो वो अप्लाई करके, आवेदन करके सरकार से बिना गारंटी के 12,000 रुपये लोन ले सकता और फिर से ठेला लगा सकता। तो ये योजना लाई गई। तो ये योजना लागू करने में सबसे प्रथम स्थान जो प्राप्त किया इन चारों में से किस राज्य ने? तो ध्यान रखना, ये काम सबसे अच्छा उत्तर प्रदेश में हुआ। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आए, सबसे ज्यादा उसका अनुमोदन हुआ और सबसे ज्यादा इसका अनुसरण उत्तर प्रदेश में किया गया। तो ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश इसमें पहला स्थान प्राप्त कर चुका है शीर्ष राज्य के रूप में। 10वां कि निर्माणाधीन फेनी ब्रिज के द्वारा भारत का किस पड़ोसी देश के साथ व्यापार में मदद मिलेगी? फेनी ब्रिज आज ही सुबह में मैंने चर्चा किया था मॉर्निंग के क्लास में। तो फेनी ब्रिज हमने क्या था, फेनी नदी पर बनाया जा रहा, जो दिसंबर 2020 में चालू होने का दावा किया गया भारत सरकार के द्वारा कि हम इस साल दिसंबर तक इस ब्रिज को कंप्लीट कर देंगे। और जब ये ब्रिज कंप्लीट होगा तो जोड़ेगा किसको किसको? नेपाल को, बांग्लादेश को, म्यांमार को, भूटान को, भारत से कौन जुटेगा? तो ध्यान रखना कि ब्रिज बांग्लादेश और भारत के बीच एक मजबूत सेतु का काम करेगा। तो ध्यान रखना है, ये स्वरूप और बांग्लादेश के रायगढ़ को रामगढ़ को जोड़ देगा और दोनों के बीच एक कनेक्टिविटी का काम करेगा। साथ ही भारत के जो कोलकाता बंदरगाह है उसमें बांग्लादेश के छात्रग्राम बंदरगाह को जोड़ देगा। तो बांग्लादेश के छात्रग्राम बंदरगाह और कोलकाता बंदरगाह, ये दोनों को जोड़ने का काम करेगा फेनी ब्रिज, जो फेनी नदी पर बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है और इसके बन जाने से
भारत और बांग्लादेश के बीच आवागमन सुगम हो जाएगा, व्यापार में वृद्धि होगी और दोनों के बंदरगाहों के बीच व्यापार का आयात निर्यात का काम हो सकेगा। ये फेनी ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे चले तो आज के 10 कदम का अंतिम सवाल कि केंद्रीय सतर्कता आयोग साल के किस महीने के अंत में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, वो हर साल एक सप्ताह का आयोजन करता है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह। वो किस महीने के अंत में मनाया जाता है? अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में? किस सप्ताह, किस महीने में मनाते हैं? तो अभी ये सप्ताह चल रहा है और ये सप्ताह जो है अक्टूबर में मनाया जाता है और अक्टूबर के अंत में यह हर साल मनाता है कौन? केंद्रीय सतर्कता आयोग। और ये ध्यान रखना है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह जब भी मनाते हैं तो उस सप्ताह को चुना जाता है जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिस सप्ताह में जयंती पड़ती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को होता है और उसी के तौर पर हर साल अक्टूबर के अंत सप्ताह में यह सतर्कता जागरूकता सप्ताह हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल का जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह है वो 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच सेलिब्रेट हो रहा है। तो ये ध्यान रखना है। तो यही था आज का 10 कदम, इसको देखें, याद रखें और इसी के तर्ज पर, इसी संदर्भ में आप अपने करंट अफेयर को प्रिपेयर करते चलें। जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक आने वाले सप्ताह में हम जनवरी से अलग करंट अफेयर का क्लास लेंगे जो प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह को आपके लिए प्रस्तुत किया जाएगा। प्रतियोगिता दर्पण के जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक का एक एक 2-2 क्लास लेकर के हम पूरा करंट अफेयर को कंप्लीट करा देंगे। तो इसके द्वारा आपकी बीपीएससी की करंट अफेयर की तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज इतना ही। जहां भी होंगे आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने अपने लक्ष्य के प्रति लगे होंगे। तो फिर मिलेंगे एक नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि, हैव ए गुड नाइट। तो बोलिए एक और सब मिलकर जय हो मैया की। थैंक यू।